दैनिक भास्कर के स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज एजुकेशन अनप्लग में मैं हूँ आरजे नवनीत और हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत सारी सीख से भरपूर है। सबसे इम्पोर्टेंट सीख की कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में क्या कमाल कर सकती है। स्पोर्ट्स आपको गवार नहीं बल्कि हीरो बनाने वाला है। इसको आपको आज समझना क्यों ज़रूरी है और साथ में एआई आपकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इसके साथ जुड़कर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी बातचीत आज हमारी इस कॉन्वर्सेशन, इस पॉडकास्ट में सिद्धार्थ चतुर्वेदी सब के साथ में। ये पूरा कॉन्वर्सेशन बहुत कमाल का और बहुत सारी सीख से भरपूर है, तो कहीं जाइए मत, पूरा पॉडकास्ट देख कर आगे बढ़े। चलिए शुरू करते। सिद्धार्थ सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में दैनिक भास्कर की एजुकेशन अनप्लग्ड। Thank you so much, Navneet. It's a pleasure to be there with you and look forward to this. आप इतने सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ पढ़ाई जाती है आपके साथ मिलकर, लेकिन अगर आपसे इस बात के साथ शुरुआत की जाए कि किताबी नॉलेज के अलावा लाइफ का सबसे बड़ा एजुकेशन लेसन आपको क्या मिला, वहाँ से शुरू करते हैं। I think मेरे लिए कुछ 2-3 चीज़ें ज़रूर है जो विद एक्सपीरियंस मुझे लगता है एंड व्हेन आई लुक बैक, बिकॉज ये सारी चीज़ें जब आप अपनी जर्नी को वापस देखते हैं, जब आपको समझ में आता है कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आपके साथ लगातार चलते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव लर्नड इन बुक्स, आई थिंक द नंबर 1 मंत्रा इज जस्ट प्लेन एंड सिंपल कंसिस्टेंसी। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम कंसिस्टेंटली करते रहें, वी जस्ट कीप शोइंग अप एंड वी डू इट ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल, बिकॉज having the same level of passion and energy is not possible for any human being. Yes. तो कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, बट आई थिंक कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। हमें ज़रूर ह्यूमिलिटी का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू सेलिब्रेट अ विन एंड आपको लगता है कि आपका कंट्रोल बहुत सारी चीज़ों पे है और आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। जब ऐसा नहीं होता है तो जस्ट बी हम्बल, कीप योर हेड डाउन, कीप वर्किंग एंड बी कंसिस्टेंट। ग्रेट। आपकी कैबिन में जब घुसे वहाँ पर मुझे क्रिकेट किट दिखी है, तो आई थॉट, मुझे समझ में आया कि आप क्रिकेट के दीवाने, आप बाहर जो ग्राउंड बनाए बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। यस, आई एम श्योर क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट जो होता है आपको लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने का मौका देता है। यस। किसी भी स्पोर्ट से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड? आई थिंक स्पोर्ट्स सबसे पहली चीज़ तो ये सिखाता है कि रियल लाइफ इमोशंस क्या होते हैं, एक जीत की वैल्यू क्या होती है, एक हार की कीमत क्या होती है, जो रियल आपके टीममेट्स के साथ आप इंजॉय करते हैं। व्हेन योर टीम इज़ डाउन, हाउ डू यू हैंडल योर टीम, व्हेन योर टीम इज़ डूइंग वेरी वेल, तब आप अपनी टीम को कैसे संभालते हैं। तो मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट, मुझे लगता है, जो रियल लाइफ इमोशंस को आज भी आप तक पहुंचा सकता है इन दिस वर्ल्ड ऑफ अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक चेंजेस व्हिच हैव हैपेंड। और दूसरा मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि हर समय हर बार जीत आपकी नहीं हो सकती है, राइट। तो हार को आप अपने स्ट्राइड में कैसे ले सकते हैं, डाउन्स को कैसे अपने स्ट्राइड में ले सकते हैं, और कैसे अगले मैच के लिए, अगले चैंपियनशिप के लिए, अगले लीग के लिए या लाइफ के अपने अगले चैप्टर के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आईसेक को मेरे ख्याल से अच्छा खासा ऐसा हो गया है, स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए, एडुकेट कर स्किल पर आप काम करते हैं। मुझे पता है कि आपके सक्सेस में जब आपके पास हर बार एक नया स्टूडेंट जुड़ता है, उसके पेरेंट आपके साथ जुड़ता है, क्या वो सक्सेस मंत्रा है जिसके चलते आपके पास बच्चे और पेरेंट आते हैं? आई थिंक आईसेक्ट को अब इस क्षेत्र में काम करते हुए काफ़ी समय हो गया। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फॉर लास्ट 40 years एंड वी स्टार्टेड विद स्किल्स। आज हम स्किल्स के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी लगातार काम कर रहे हैं। प्रॉबेबली मुझे लगता है कि हम ऐसे कुछ यूनिक ऑर्गेनाइजेशंस पूरे कंट्री में हैं जो भी इक्वल डेप्थ एंड ब्रेड्थ के साथ स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड हायर एजुकेशन में एक साथ काम कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि कैसे एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल में मोबिलिटी हो सकती है, कैसे विद इन अ वर्टिकल मोबिलिटी हो सकती है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आईसेक की जो लॉन्जेविटी है उसके पीछे कुछ रीज़न ज़रूर हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि हमने भारतीय भाषाओं में और हिंदी में काम करना शुरू किया, और उससे हमें जो इनिशियल 5 to 7 to 10 years का एक ग्रोथ है, because we were the only ones who were talking about ICT and computers and the science behind it in Hindi.
तो उससे हमें काफ़ी सारी हेल्प मिली। और दूसरा हमारा जो फोकस है वो हर समय रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज पे रहा शुरुआत में। आज तो हम बहुत सारे बड़े शहरों में भी जी। तो मुझे लगता है कि एक सॉलिड फाउंडेशन, एक लंबा चलने वाला ग्रास रूट्स लेवल का नेटवर्क, परमानेंट जो हमारे साथ है जी, वो हमें बाकी लोगों से अलग करता है। और ये भी एक दूसरा रीज़न है कि हम इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी देश की लगभग सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिजिटल लिटरेसी को लेकर हैं, यूथ को स्किल्स देने को लेकर है, या एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर है, जिसमें हज़ारों लाखों के नंबर्स में कैंडिडेट्स बहुत एफिशिएंटली आईसेट ने अपने करियर में किए हैं। तो मुझे लगता है कि स्केल एंड एक सॉलिड फाउंडेशन, वर्किंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अपनी लैंग्वेज में काम करना, और खासकर हिंदी बेल्ट में जहाँ पे हमें हिंदी में काम करना, ये कुछ हमारे सक्सेस मंत्र रहे। और आपने जैसा पूछा, अगर एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है तो हमारे लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ इम्पैक्ट भी एक बहुत नेसेसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो हम जब इम्पैक्ट को मेजर करते हैं और इम्पैक्ट को हम ग्रो होते हुए देखते हैं जी, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी और जीत वो है कि हम अपने इम्पैक्ट को कितना साल दर साल बढ़ा पा रहे। अब जैसे कि आपने कहा, आप स्किल के साथ साथ वो उन सारी चीज़ों पर भी बात करते हैं, काम करते हैं जो स्टूडेंट को फ्यूचर में भी तय करता है, बनाता है। सिमिलरली हम देखते हैं एआई जो है एक ऐसी चीज़ है जो आज की तारीख में स्टूडेंट बहुत हाथों दे रहे हैं, उसको सीखना चाहते हैं। आईसेक किस तरह से बच्चों को एआई सीखने में, चैट जीपीटी और बाकी टूल्स पर समझने में हेल्प करता है, तैयार करता है? करेक्ट। तो हम एआई को ज़रूर और ये हमने मतलब ऑन अ लाइटर नोट ये रियलाइज़ किया कि आईसेक के नाम में भी एआई जो हुआ है, तो प्रॉबेबली ऐसा ज़रूर तो होना था कि जो काम हमने डिजिटल लिटरेसी में किया, जो वही काम अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एआई लिटरेसी में भी करें। हमारा ज़रूर ये मानना है कि एआई इज़ नॉट गोइंग टू टेक द जॉब्स, बट पीपल हु नो हाउ टू यूज़ एआई विल टेक द जॉब्स ऑफ पीपल हु डोंट वर्क विद एआई। तो इसलिए हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एआई मिशन का गठन किया है, जिसके साथ साथ हम एक्सटर्नल और इंटरनल फेसिंग बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल फेसिंग का मतलब है कि हम एआई लिटरेसी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे जो कौशल रथ हैं, जो कि एआई मिशन और एआई ट्रेनिंग को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल तक जा रहे हैं। उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को, स्कूल टीचर्स को एआई से अवगत कराया है, एआई अवेयरनेस उन तक पहुंचाई है। इसके अलावा जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एआई के जो और हायर लेवल प्रोग्राम्स हैं उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। हम एआई फॉर एजुकेटर्स, जिसमें टीचर्स एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल फेसिंग काम है। इसके साथ साथ हम रिस्पॉन्सिबल एआई एंड एआई के हिसाब से जो वर्कफोर्स में चेंज हो रहा है, ऐसे कुछ कोलैबोरेटिव्स के भी हम हिस्सा हैं, जो कि नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे एआई की बेंचमार्किंग का काम कर रहा है। तो ये हमारा एक्सटर्नल फेसिंग काम है। और इंटरनल फेसिंग हम ये देख रहे हैं कि अपने ऑपरेशंस में हम एआई का अडॉप्शन कहाँ कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग से लेके टीचिंग, लर्निंग, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, यूजिंग एआई इन योर ओन डोमेन, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे एआई को अडॉप्ट किया जा सकता है। मुझे ये बताते हुए अच्छा लगता है कि हमने पिछले 1 साल में अपने सभी फैकल्टीज़ के रिपीटेड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स एआई को लेकर किए हैं। और आज हमारी फैकल्टी एआई के कोई भी टूल्स उठा लीजिए, वो केलम है, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, कैनवा है, एंड वेरियस टूल्स के कॉम्बिनेशन से वो एक अच्छा लेसन आज अपने लिए खुद भी प्रिपेयर कर पाते हैं और क्लासरूम में भी डिलीवर कर पाते हैं। बिकॉज फाइनली इन द एज ऑफ एआई, जो स्टूडेंट्स या जो भी यूज़र, आप स्टूडेंट हैं या आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप एमएसएमई बिजनेस ओनर हैं, आप लार्ज बिजनेस ओनर हैं, जी, आपकी ऑर्केस्ट्रेशन स्किल, ऑर्केस्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी अच्छी है कि आप अवेलेबल टूल्स के साथ अपने रेलेवेंट एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। दैट इज़ द कटिंग एज स्किल। और वही हमें अपने
सभी यूजर्स को देना है। अदरवाइज ये सारे टूल्स और साइंस सबके लिए एक बराबर अवेलेबल है जी, बट उसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल करते आप कैसे अपने बिजनेस को, अपने पढ़ाई को, अपने बिजनेस को, अपने टीचिंग लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ये की बिल्कुल सही, क्योंकि ये सब अवेलेबल तो मार्केट में सभी के लिए है। कौन बेहतर यूज करता है वही मेहनत कहलाएगा। यस। आने वाले 5 साल के अकॉर्डिंग अगर देखें, क्योंकि ऑनलाइन पर अब बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होने लगी है, कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या एजुकेशन वाइज अगर अपने आप को बढ़ते देखना चाहता है, आने वाले 5 साल में अपने आप को किस तरह से तैयार करे ताकि हारा हुआ फील ना करें? आई थिंक आने वाला जो वक्त है, हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि स्किल्स फर्स्ट अप्रोच होने वाला है लगभग सभी एम्प्लॉयर्स की तरफ से, सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से, एंड एवरीबडी इंक्रीजिंगली इज हायरिंग पीपल, इज प्रमोटिंग पीपल, इज लुकिंग फॉर पीपल जो कि किसी भी काम को इफेक्टिवली करके वो दिखा सके अपार्ट फ्रॉम हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट वर्क। तो स्किल्स फर्स्ट अप्रोच के चलते ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी एक तो किसी न किसी स्किल में स्पेशलाइजेशन हासिल करें, और एक टी शेप्ड ट्रेंड की बात अभी होती है जहाँ पे आप एक किसी सेक्टर में आप स्पेशलाइज्ड हैं बट बाकी सेक्टर्स में भी आपके पास एक सफिशिएंट नॉलेज होना आज जरूरी हो गया है। तो टी शेप कर्व के हिसाब से जो इंडिविजुअल्स तैयार होंगे वो बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जितना फ्यूचर स्किल्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से हम जो एवरग्रीन ह्यूमन स्किल्स है उसको भी हमें नहीं भूलना है। तो हम क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आज है वो शायद 2 साल बाद बदल जाएगी, इनफैक्ट अब तो महीनों में ही बता रही है। सही। तो अडेप्टेबिलिटी, एबिलिटी टू वर्क विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, एबिलिटी टू गेट द राइट रिस्पॉन्स फॉर योर वर्क, ये सारे टीम वर्क, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें हर समय रेलेवेंट और ऑल द मोर रेलेवेंट रहने वाली हैं बिकॉज ये काम अभी भी, इनफैक्ट आगे आने वाले सालों में भी मशीन्स या एआई बहुत हद तक नहीं कर पाएगा। तो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट, विजडम, अडेप्टेबिलिटी, जिससे कि आप किसी भी नए सिनेरियो में पढ़ सकें, सीखते रह सकें, तो ये चीज़ें कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो कि आगे आने वाले 5 सालों में बहुत रेलेवेंट होने वाले। जाए एक तरफ हम देखते हैं कि शहर में एजुकेशन का लेवल बेहतर होता चला जा रहा है, बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन छोटे छोटे गांव में अब भी क्वालिटी एजुकेशन बहुत कहीं ना कहीं पीछे पीछे जाता है। ऐसे में चूंकि आप 40 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड में, आप क्या सोचते हैं, किस तरह देखते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनती है ताकि उन गाँव के लोगों तक भी, एंड यूज़र तक ये बात पहुँचे, एजुकेशन बेहतर वहाँ पर तक पहुँचे, उसके लिए आप अपने आप को भी तैयार करते हैं? आई थिंक हमारे एक्सपीरियंस में तो डेफिनेटली रूरल एरियाज और गांव कहने, छोटे शहर कहने, वो हर समय प्रायोरिटी में रहे। तो हमें मालूम है कि वहाँ पे हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, सस्टेन कैसे कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वहाँ पे हमें कॉर्पोरेट एंट्री या कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी के अलावा डीमिस्टिफाई करके उस लोकल कॉन्टेक्स्ट को अपना के वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सिर्फ आप अपने मैन पावर या अपने डिप्लॉयमेंट से काम नहीं कर सकते, आपको लोकल कम्युनिटी को भी साथ में लेकर और वहाँ के उद्यमियों को अपने साथ में लेकर काम करना है। तो पहला सूत्र तो ये है कि हम एजुकेशन की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, किसी भी सर्विसेज की बात करें, जी, वर्किंग विद द लोकल कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप वो ट्रस्ट और वो परमानेंसी हासिल कर सकते हैं जो वहाँ के लोगों को चाहिए आप में। दूसरा, मुझे लगता है कि रूरल और अर्बन यूथ को हमने जितना देखा, हम बहुत सारे इनके साथ करते हैं, तो एस्पिरेशन लेवल पे दोनों लोग बराबर हैं। अच्छा, रूरल यूथ के भी उतने ही अच्छे एस्पिरेशंस हैं जितने अर्बन यूथ के हैं, ठीक, बट वेयर दे लैक इज एक्सेस एंड गाइडेंस एंड एक्सपोजर। तो हमें एस्पिरेशंस के अनुरूप इनको एक्सेस भी प्रोवाइड करना है, एक्सपोजर भी प्रोवाइड करना है, जी। इंफ्रास्ट्रक्चरली यस, अभी भी काफ़ी सारे गैप्स हैं, उसको हम हब एंड स्पोक मॉडल से कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक, जहाँ पे हमारा एक लीडिंग हब जो कि हमारा सेंटर है वो अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक्स हैं वहाँ के लोगों की हैंड होल्डिंग करता है, ठीक है। और अगर हम जो चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, करिकुलम है, असेसमेंट्स हैं, जी, अगर हम वो स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं तो हम क्वालिटी को काफ़ी हद तक नीचे भी भेज सकते हैं, इवन इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट। तो दैट इज पॉइंट नंबर 2, विच इज
processes and systems. And point number 3, डेफिनेटली ऐसे आउटरीच कैंपेन्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है. अभी हम अपने लेवल पे लगभग 6 कौशल रथ, जो कि एक रेट्रोफिटेड बड़ी बस है जिसमें हम पूरी मोबाइल कंप्यूटर लैब को लेके गांव तक जाते हैं. उसमें ट्रेनर भी होता है, उसमें करिकुलम भी होता है, और वो 3 घंटे 5 घंटे की एक पूरी वर्कशॉप डिलीवर कर सकता है. बट इमेजिन अगर हम इस पूरे आइडिया को स्केल अप कर सकें और पार्टनर्स को हम जोड़ सकें, तो एक अवेयरनेस जनरेशन और एक इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का काम भी हम कर पाएंगे. और चौथी चीज़ मुझे लगता है कि डेजिग्नेटेड रिसोर्स सेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि NEP भी कहता है कि ये असंभव है कि हम सिमिलर लेवल ऑफ रिसोर्सेज, लैब्स एंड ट्रेनर्स हर जगह इस्टेब्लिश कर पाएँ जी. बट डेजिग्नेटेड रिसोर्स सेंटर्स जो कि अपने आसपास के स्कूल्स और कॉलेजेस का हैंड होल्डिंग कर सके, इस स्ट्रक्चर को फॉर्मली बनाने की और अनाउंस करने की ज़रूरत है. सही, बिल्कुल सही कहा आप. जैसे अगर हम देखें कि आजकल स्टार्टअप का ये दौर है, आप खुद भी एंजल इन्वेस्टर हैं. इस स्टार्टअप में जब इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, मन बना लेते हैं, कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जो आप दिमाग में रखते हैं कि ये चेक कर लिया, ये चेक्स हो गए, इसके बाद फिर इसमें पैसा लगाया जा सकता? जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में हम संचालित करते हैं जी, उसका धन्यवाद दूंगा कि जितने स्टार्टअप्स के बारे में मेरी नॉलेज है, एक्सपोजर है, वो उस AIC के कारण ही है. और वहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और काम करते करते ये देखा कि स्टार्टअप्स को किस तरीके की दिक्कतें आती हैं और कौन से हैंड होल्डिंग की ज़रूरत उन्हें पड़ती है. और उसके साथ साथ फिर एज एन एंजल इन्वेस्टर भी मैं कुछ जगहों पे जुड़ा हूँ. सो आई थिंक फॉर मी, और जिस स्टेज पे हम इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, बहुत ज़रूरी है कि हम फाउंडर को बैक करें. हम फाउंडर को बैक करते हैं कि फाउंडर का परसिस्टेंस, फाउंडर का आगे का विजन और फाउंडर का टीम वर्किंग स्किल कितना अच्छा है. क्योंकि हमें मालूम होता है कि लगभग 70-80% केसेस में वो आइडिया चेंज होगा, आगे जाके पिवट होगा, बदलेगा जी. पर अगर फाउंडर सॉलिड है और फाउंडर परसिस्टेंट है, तो उस आइडिया को भी आगे बना सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज वन डेफिनेट ग्रीन सिग्नल कि अगर फाउंडर को हम बैक करते हैं. सेकंड, मुझे लगता है कि ऐसा आइडिया जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन चैलेंजेस को सॉल्व करता हुआ दिखता है, तो हम उसको भी बैक करते हैं. कई बार ऐसे आइडियाज़ जो है वो एक फेंट रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटी फ्रॉम अ वेस्टर्न आइडिया भी हो सकते हैं, बट अगर उसको कॉन्टेक्चुअलाइज इंडियन लेवल पे अच्छे से किया हुआ है, तो हम उसको बैक करते हैं. और थर्ड, मुझे लगता है एक डेप्थ ऑफ रिसर्च जहाँ पे दिखती है कि बहुत अच्छे से फर्स्ट हैंड रिसर्च की है. मतलब लगभग 50, 100, 200 जितने भी सैम्पल साइज लगता है, उतने कस्टमर से फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स लेकर बिल्डअप किया जा रहा है कुछ, और सिर्फ सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड नहीं है. तो उन आइडियाज़ को भी बैक करते. तो ये बेसिक 3 चीज़ों के साथ आगे. यस. आपकी टीम ने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल्स तक आप पहुँचे. ये टूर्नामेंट किस तरह से रहा और आने वाले सीज़न को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं MPCA और MPL को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मध्य प्रदेश के क्रिकेटर्स के लिए एक इतना बड़ा और इतना सॉलिड प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्रिकेटर्स आगे बड़े लेवल्स पे, नेशनल लेवल्स पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे खेलेंगे. ऑलरेडी हम ये होता हुआ देख रहे हैं. तो while we were associated as a sponsor last year, मुझे लगा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, and the tagline is connecting you to opportunities. तो जो काम हम ICT में कर रहे हैं, जो काम हम स्टार्टअप्स में कर रहे हैं, जो काम हम आर्ट्स कल्चर में कर रहे हैं जी, वही काम स्पोर्ट्स में भी करने की ज़रूरत है. और स्पोर्ट्स को मैं एक सनराइज सेक्टर के हिसाब से देखता हूँ. इट इज़ नॉट जस्ट द गेम्स बट द टोटल इंडस्ट्री इज़ जस्ट अबाउट बिगनिंग टू ग्रो इन आवर कंट्री जी. और अभी हम आगे देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ओलंपिक्स का हमारा बिड है जी. सारे गेम्स को अगर हम देखते हैं तो वी आर जस्ट अबाउट स्टार्टिंग इन टर्म्स ऑफ लीग्स एंड कॉम्पिटिशन्स एंड स्पोर्ट्स एज एन इंडस्ट्री. तो हमारे लिए जो पहला सीज़न है वो बहुत अच्छा रहा, और इसी को चलते हमने देखा कि हमें ओनरशिप के माध्यम से इस लीग में पार्टिसिपेट करना चाहिए.
सो दैट जो काम हम अपनी अकेडमी के माध्यम से कर रहे हैं उसको हम बड़े लेवल पे पूरे मध्य प्रदेश भर में कर सके। स्काउटिंग ऑफ टैलेंट है, रनिंग ऑफ अकेडमीज है, रनिंग ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स है। तो इस पूरे होलिस्टिक विजन के साथ हम इस लीग का हिस्सा बने। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी वर एबल टू गेट अ वेरी इफेक्टिव कोचिंग टीम। मुझे ये पहले से मालूम था एंड आई न्यू दैट आई हैव टू गेट द राइट पीपल ऑन बोर्ड, और फिर मुझे उनके ऊपर छोड़ देना है एंड जस्ट enable them and facilitate them to take the right decisions. So we were successful in getting a very good team in terms of संजय पांडे सर जो कि हमारे हेड कोच थे, और भी जो सारे लोग हमारे साथ जुड़े। और फिर टीम में भी हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के हिसाब से एक फ्री हैंड, एक वार्मथ, एक बॉन्डिंग देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है एज अ रिजल्ट फिनिशिंग एज रनर्स अप इन द फर्स्ट सीजन हमारे लिए एक बहुत अच्छा विन रहा। उसके साथ साथ वी हैड द पर्पल कैप, इनफैक्ट द टॉप 3 पर्पल कैप्स ऑफ द एंटायर लीग वर देयर इन आवर टीम। वी हैड द हाईएस्ट नेट रन रेट इन द टीम। वी हैड मेनी विन्स फ्रॉम दिस, और इसको लेकर हम आगे और बेहतर तरीके से अपने पाइपलाइन को, अपने टैलेंट पाइपलाइन को, अपने स्काउटिंग पाइपलाइन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट लीग को भी हम अच्छे से और एडवांस में प्रिपेयर करके आगे आने का प्लान कर रहे हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स पहले एक टाइम पर सिर्फ एंटरटेनमेंट हुआ करता था, अब करियर अपॉर्चुनिटी में हेल्प कर रहा है। लेकिन क्रिकेट तक कई बार इसको लगता है क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी तक भी ये गेम सीमित रह जाता है। ऐसे और कौन से स्पोर्ट्स आपको लगता है जिसके लिए लीग तैयार की जा सकती है, की जानी चाहिए? मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे लीग्स, नेशनल लेवल पे तो लीग्स हैं और स्टेट लेवल लीग्स का भी उसमें बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है। जिसमें अगर हम रैकेट स्पोर्ट्स की बात करें तो बैडमिंटन एंड टेनिस आर स्पोर्ट्स जहाँ पे इंटरनेशनली भी हम बहुत अच्छा करते हैं और उसे हम स्टेट लेवल्स पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। अभी सिर्फ नेशनल लेवल पे होता है, बट स्टेट लेवल्स पे उसका बहुत बड़ा स्कोप है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स मतलब सॉकर और फुटबॉल तो है ही जी, तो वो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हॉकी का जो रिसर्जेंस हुआ है जी, और हॉकी को लेकर भी कई सारे स्टेट्स में हम स्टेट लेवल कर सकते हैं जी। हमें उड़ीसा से सीखना चाहिए जिन्होंने हॉकी को इतने डेप्थ में जाके बिल्डअप किया दैट नाउ वर्ल्ड ओवर उड़ीसा इज नोन एज अ हॉकी स्टेट। यस, तो बहुत बड़ा स्कोप हॉकी को लेकर भी है। और वो सारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जो हमें कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में मेडल्स देते हैं, आई थिंक उसका पूरा टैलेंट पाइपलाइन बनना और बच्चों होने का बहुत बड़ा काम अभी होना बाकी है। आई एम श्योर विद कॉमनवेल्थ गेम्स एंड विद ओलंपिक्स बिड, और अगर ये इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है तो स्पोर्ट्स एज एन इंडस्ट्री बहुत बड़ा गेन होगा। बिकॉज जैसा आपने कहा कि हम सिर्फ क्रिकेट या उससे जुड़े हुए चीज़ों को समझते हैं, बट स्पोर्ट्स में एनालिटिक्स है, वेलनेस है, फिजियो है, मेंटल कंडीशनिंग है जी। एआई इन स्पोर्ट्स इज अ वेरी बिग thing coming up, right? Lot of video analysis and feedback back, coaching programs, creating the right cadre of coaches across for each game. अगर हम क्रिकेट की बात कर लें जी, तो जितनी अकेडमीज हमारे देश में चलती हैं, जितने स्कूल्स में क्रिकेट एज अ स्पोर्ट होता है, वहाँ पे वेल ट्रेन, क्वालिफाइड, सर्टिफाइड कोचेज नहीं है। दे आर ऑल देयर हु हैव प्लेड द स्पोर्ट एंड हु नो हाउ टू प्ले इट वेल। तो एक बहुत बड़ा अभी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पोर्ट्स एज एन इवेंट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पोर्ट्स एज एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पोटेंशियल आना बाकी है। तो अगर हम प्लेयर्स को साइड हटा दें तो बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स आज इमर्ज हो चुके हैं जिनको आगे में लेकर जाना चाहिए। अगर एक मौका मिले आपको कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ एक ही बदलाव करने का मौका मिले, तो वो क्या चेंज आप लेकर आना चाहिए? मुझे लगता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लीडिंग इंस्टीट्यूशंस को एज अ हब बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इतना महत्वाकांक्षी और एम्बिशियस एंड सच अ वेल रिटन डॉक्यूमेंट है कि उसमें अगर हम उसका 50% भी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर सके
तो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे तक डेवलप हो सकता है. सो आई थिंक डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके NEP रिसोर्स सेंटर्स के रूप में एस्टैब्लिश किए जा सकें, जो NEP के क्रियान्वयन को लेके, NEP के इम्प्लीमेंटेशन को लेके जी अपने आसपास के इंस्टीट्यूशंस की हैंड होल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, शेयरिंग ऑफ लैब्स, शेयरिंग ऑफ ट्रेनर्स, शेयरिंग ऑफ कंटेंट, शेयरिंग ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें अगर कर सकें तो मुझे लगता है कि बहुत सिस्टमैटिक वे में हम NEP इम्प्लीमेंटेशन को और आगे बढ़ा सकते जी. ग्रेट. बिफोर वी रैप अप, एक आखिरी मैसेज जो सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से हो सकता है, प्लीज. मैं सिर्फ सभी सुनने वालों को यही कहूँगा कि आगे आने वाले समय में स्किल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी. इसलिए जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपके पास रेलेवेंट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. आज की तारीख में स्किल्स के नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, बट चाहिए कि आप पूरे फोकस के साथ और टाइम के साथ उसको बना सकें. सो हैविंग द राइट सेट ऑफ स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, अगर आप एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एंटर करने वाले हैं तो आपको अपने रिज्यूमे के साथ साथ पहले लेयर 1 में रिज्यूमे, लेयर 2 में सर्टिफिकेशंस चलता था, अब लेयर 3 में पोर्टफोलियो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आपको किसी न किसी लोकल प्रॉब्लम को लेके एक पोर्टफोलियो जिसमें आप उसके सोल्यूशन को यूजिंग AI, यूजिंग टेक, यूजिंग एनीथिंग आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें. सो बिल्डिंग द राइट पोर्टफोलियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो फोकस ऑन योर स्किल्स एंड फोकस ऑन बिल्डिंग द राइट पोर्टफोलियो फॉर अ बेटर करियर. ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच अपना समय देने के लिए और इतनी सारी लेसन हमारे साथ शेयर. थैंक यू नवनीत, आपने बहुत अच्छे से ये सारे सवाल पूछे एंड आई रियली एंजॉयड माय चैट विद यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स. बाय.